हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइलेंट क्लास नोट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति तथा प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की नेचर को लेकर के या फिर उसकी विशेषताओं को लेकर के अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं जहां अक्सर प्रतियोगी छात्र गलती कर बैठते हैं। ऐसी गलती आपसे ना हो, उसके लिए हमने इस वीडियो में कंसेप्ट और ट्रिक दोनों का ही समावेश किया है और वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी शामिल किए हैं। ये एमसीक्यू लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपका इस टॉपिक को लेकर के भविष्य में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपको बस कुछ नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ 5-10 मिनट का वीडियो है और अगर आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। भारतीय संविधान की अगर प्रगति की बात करें तो कुछ संविधानवेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? संघात्मक और एकात्मक। संविधान के संघात्मक तत्वों की अगर बात करेंगे तो उसमें शक्तियों का विभाजन है और सर्वोपरिता है, लिखित संविधान है, कठोरता है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इन पांचों तत्वों अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये संविधान के संघात्मक तत्व को दर्शाते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे सीरियल वाइज शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य अगर हो रहा है तो ये संघात्मक तत्व को दर्शा रहा है। ठीक है, अभी हमने बात करी सर्वोपरिता, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखते हैं कि ये कैसे है संघात्मक तत्व। इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में देखना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि संविधान के संघात्मक तत्व जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है शक्तियों का विभाजन। आखिर शक्तियों का विभाजन किसके बीच में? साथियों, ये शक्तियों का विभाजन संविधान ने किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में। ठीक है, कैसे किया है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं और वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? केंद्र अनुसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दोनों सरकारों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसके ऊपर समवर्ती सूची में रखा गया है। जैसे चिकित्सा, शिक्षा, इनको समवर्ती सूची में रखा गया है। और कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में आते हैं और उसको अवशिष्ट सूची में डाल देते हैं और वो उसके ऊपर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और ऐसा आर्टिकल 248 में कहा गया है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। तो साथ ही जैसा कि हमने देखा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये पूरी पावर एक ही व्यक्ति के पास पे होती तब हम कहते एकात्मक, लेकिन चूंकि ये राज्य सरकारों में बट गई, केंद्र सरकार में बट गई, तो इस तरीके से क्या हुआ है? पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से संघात्मकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि राज्य सरकार अपनी सत्ता केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं कर रही है, वो अपनी सत्ता कहाँ से प्राप्त कर रही है? संविधान से प्राप्त कर रही है। तो इससे क्या लगता है, अगर ये केंद्र सरकार से सत्ता प्राप्त कर रही होती तो ये उसके अधीन हो जाती, तो वहाँ पे क्या होता? एकात्मकता का दर्शन होता। लेकिन ये संविधान से प्राप्त कर रही है और संविधान से ही केंद्र सरकार, तो ये क्या दर्शा रहा है? संघात्मकता को दर्शा रहा है। ठीक है साथियों, इसके अलावा संविधान ने एक काम और किया है, वो ये किया है कि जो संविधान का जो है जुडिशरी को बोलिए या फिर आप बोलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, और विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों को भी क्या किया है? अलग अलग रखा है संविधान ने। इनकी पावर को भी क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इनके स्वरूप को लेकर के, इनके संगठन को लेकर, इनकी शक्तियों को लेकर के। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक दूसरे से लड़ ना बने, उसके लिए क्या किया गया है? लिखित संविधान किया गया है। और ये बताया गया है कि देखिए, आप इस विषय पे आपकी पावर ये है, आपकी सीमाएं ये हैं, आपके कार्यक्षेत्र ये हैं, ये सब लिखित रूप से बताया गया है। ठीक है ना। और ऐसा ही लिखित संविधान में ये भी बताया गया है कि देखिए, न्यायपालिका के ये कार्य हैं, उनका ये स्वरूप होगा, उनकी ये संगठन होगी, उनकी ये शक्तियाँ होंगी, उनकी ये सीमाएं होंगी। सब कुछ क्या किया गया है? लिखित संविधान में दिया गया है, क्योंकि इनका लिखना बहुत ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो संघात्मकता टिक नहीं पाती और इनको टिकाने के लिए क्या क्या किया गया है? लिखित संविधान की आवश्यकता थी। अब जब लिखित संविधान हो गया है तो
इसको अब अगर कोई विवाद फैलता है तो इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी ज़रूरी थी। तो इसीलिए संघात्मक तत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका को भी जगह दी गई है। ठीक है। अब चूंकि संघात्मकता जो होती है वो क्या होती है, संविधान की कठोरता पर निर्भर करती है। अगर कठोरता नहीं होगी तो क्या होगा, इसमें कोई भी सरकार तानाशाह बन करके, केंद्र सरकार तानाशाह बन करके संघात्मकता के तत्व को तोड़ सकती है। तो इसलिए संविधान के अंदर कुछ कठोरता भी दी गई है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार सब कुछ अपनी मर्जी से कर लेगी। उसको कुछ बिल ऐसे भी पास करने पड़ते हैं जहां उसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है साथियों। और संसद के दोनों कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से संविधान की कठोरता बहुत आवश्यक थी, जिससे कि संघात्मकता को क्या किया जा सके, सस्टेन किया जा सके। तो आप साथियों, मुझे लगता है कि आपको ये सारे टॉपिक इस चित्र के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को समझ नहीं पाए हों तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संविधान के एकात्मक तत्व के बारे में। और साथियों, इसमें क्या क्या दिया गया है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, 155, 156, 249 और 312। इसके अलावा आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर संसद को विधान बनाने की शक्ति, ठीक है, और आपातकाल के समय ही राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये सब कुछ दर्शाते हैं क्या, एकात्मक तत्व। तो हम एकात्मक तत्व से समझते क्या हैं, एकात्मक तत्व से समझते हैं कि सारी पावर एक जगह हो जाए, यानी कि केंद्र सरकार के पास चली जाए, तब हम मानेंगे कि भाई एकात्मक तत्व है। तो साथियों, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है एकात्मक तत्व का। आर्टिकल 3, 5, 155, 156, 249, 312 आपातकाल, इससे कैसे एकात्मक तत्व जुड़ पा रहा है। तो साथियों, आप वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और निश्चित रूप से आप इसको समझ लेंगे बड़ी आसानी से। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 3 के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है, नए राज्यों के निर्माण, ठीक है, नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से ही विद्यमान राज्यों के नामों में, ठीक है, उसके रीजन या क्षेत्रों में, उसकी बॉर्डर या सीमाओं में परिवर्तन करने की संसद की अगर शक्ति क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि एकात्मक तत्व को राज्य ये ना समझे कि सब कुछ उसके पास में ही है। अगर वो राज्यों के नाम वगैरह सब में परिवर्तन कर सकती है तो कहीं ना कहीं वो एकात्मक तत्व को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि सारी पावर कहाँ दिखाई जा रही है, सेंटर के पास। हमने भी बात करी ना कि एकात्मक तत्व का संबंध किससे है, केंद्र से है। अगर केंद्र के पास पावर ज़्यादा है तो समझिए कि एकात्मक तत्व दिख रहा है। तो अगर वो राज्यों के नामों में, उसकी सीमाओं में, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर पा रही है तो कहीं ना कहीं वो एकात्मक तत्व को दर्शा रही है। इसलिए आर्टिकल 3 जो है वो एकात्मक तत्व को दर्शाता है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 5 यानी कि 5 के बारे में। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, अमेरिका की तरह यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे कि राज्य की अलग और केंद्र की अलग। यहाँ एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, और इस कारण से ये एकात्मक तत्व को भी दर्शाती है। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं अनुच्छेद 155 और 156। अब देखिएगा, 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, और 156 में क्या है उसकी पदावधि। ठीक है, और पदावधि के लिए राष्ट्रपति के अधिकार। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्य में मुख्यमंत्री को भी बन जाए, लेकिन राज्यपाल एक प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर क्या करता है, वो एक राज्य के ऊपर क्या रखता है, नज़र रखता है, सुपरवाइज करने के लिए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 155 भी एकात्मक तत्व को दर्शाता है। और इस राज्यपाल की जो पदावधि है वो राष्ट्रपति का अधिकार है इसके ऊपर, और राष्ट्रपति किसके अधीन है, कैबिनेट के, और कैबिनेट कहाँ, केंद्र की। तो इस तरीके से अनुच्छेद 155 और 156 एकात्मक तत्व को दर्शाते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 249। 249 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, अगर राष्ट्र के हित में
वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो कहीं न कहीं वही राज्यों का अधिकार छिन रहा है ना, इसमें लग रहा है ऐसा। तो कहीं न कहीं इसमें एकात्मक तत्व ही दर्शा रहा है कि केंद्र को ये पावर मिली है कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है अगर वो राष्ट्रीय हित में हो। तो अनुच्छेद 249 भी कहीं न कहीं एकात्मक तत्व की पैरोकारी करता हुआ दिखता है हमको। फिर अनुच्छेद 312, ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाएँ। अखिल भारतीय सेवाएँ कौन-सी होती हैं? आईएएस, आईपीएस। अगर ये अधिकारी तो चुने जाते हैं केंद्र सरकार के, लेकिन इनकी नियुक्ति कहाँ होती है? राज्यों में। देखिएगा कि हैं तो किसके ये एजेंट? केंद्र सरकार के। अधिकारी किसके हैं? केंद्र सरकार के। लेकिन इनकी नियुक्ति कहाँ हो रही है? इनकी नियुक्ति हो रही है राज्यों में। तो कहीं न कहीं ये पावर दिखाता है केंद्र सरकार की, और पूरी पावर का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे जा रहा है? सेंटर की तरफ। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 312 भी एकात्मक तत्व को दर्शाता है। अब बात करते हैं आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर संसद को विधान बनाने की शक्ति, जो कि अभी हमने बात कर ली थी कि आपातकाल के समय में क्या होता है। इस समय भी राष्ट्रीय हित के अलावा आपातकाल के समय भी संसद को कानून लाने की शक्ति है। और इस प्रकार से अगर राज्य सूची के विषय यानी कि राज्यों के हक की बात है ये, वहाँ पर अगर केंद्र सरकार दखल दे रही है तो कहीं ना कहीं ये एकात्मक तत्व की तरफ झुक रही है। फिर है आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्तियाँ। साथियों, एक बात जान लीजिए, राष्ट्रपति खुद कुछ नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है, और मंत्रिमंडल क्या होता है? केंद्र सरकार। ठीक है ना। तो अगर कहीं पे कहीं बात अगर राष्ट्रपति की हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें केंद्र की दखल होती है, और इस प्रकार से आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं? वो एक तरह से केंद्र की शक्तियाँ हैं। ठीक है ना। तो ये पूरी पावर क्या होती है? केंद्र की तरफ डाइवर्ट हो जाती है आपातकाल के समय। तो आपने अभी देखा कि संविधान के एकात्मक तत्व कैसे थे, और हमने संघात्मक तत्वों को भी देखा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो अभी हमने क्या देखा है कि कुछ प्रमुख विशेषताओं को हमने शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 है विश्व की विशालतम संविधान है। ठीक है। नंबर 2, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का लक्ष्य भी है। ये भी संविधान की बहुत अच्छी विशेषता है। फिर है संसदीय शासन व्यवस्था। फिर है नम्यता और अनम्यता का अद्भुत समन्वय, और मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और केंद्र की तरफ अभिमुख संविधान, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, मूल कर्तव्य का समावेश, और न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं किसको? सबसे पहले हम लेते हैं विश्व का विशालतम संविधान। तो दोस्तों, सर आइवर, ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स, ठीक है, एक सर आइवर जेनिंग्स थे, बहुत नाम सुना होगा आपने, सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने क्या कहा था कि भारत के संविधान को लेकर के इन्होंने ये कहा था कि भारत का जो संविधान है वो सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ठीक है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, और मूल संविधान में 22 क्या हैं? भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं, और 8 अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं, और 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना करेंगे तो लगभग ये 468 अनुच्छेद बन जाएंगे, और 25 भाग। ठीक है, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए मोटा मोटी तो ये बहुत बड़ा संविधान है, और इसका कारण ये भी है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कानून, दोनों को लेकर के कानून बनाए गए हैं एक तरीके से। तो इस कारण से ये काफ़ी विस्तृत और विशाल हो गया है। और अभी तक 128 संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की विशालता को एक तरीके से नेगेटिव माना है। क्या माना है? दुर्गुण माना है। क्या माना है? एक दुर्गुण माना है, और इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा है आइवर जेनिंग्स ने। तो अभी हमने बात करी विश्व का विशालतम संविधान, इसकी विशेषताओं को लेकर के, लेकिन आइवर जेनिंग्स क्या कर रहे हैं? इसको नेगेटिव पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वो उनका अपना मत है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2। तो सबसे पहले हम उठाते हैं प्रभुत्व संपन्न।
ठीक है। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो देखिए, ये जो शब्द है ना, सोवरेन या प्रभुत्व संपन्न, इस बात का द्योतक होता है कि भारतीय आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है और वो अपनी किसी भी डिसीजन को, ठीक है, खुद दे सकता है, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय मामले की हो, चाहे वो विदेशी नीतियों के मामले की हो। तो इसे बोलते हैं हम संप्रभुता, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा समाजवादी, ठीक है। समाजवादी से क्या मतलब है, सोशलिज्म से क्या मतलब है? तो देखिए, साधारणतः इससे सबसे तात्पर्य होता है कि जो प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो उसका पे क्या होगा, राज्य का नियंत्रण होगा, ठीक है। किंतु अगर भारतीय समाजवाद की अगर बात करेंगे तो ये एक अनोखा समाजवाद है। यहाँ पर कैसा है, इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अ, राशन वगैरह जो बंटता है वो क्या है, वो एक तरह से समाजवाद को दर्शाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष से मतलब है कि मतलब जो भारत का जो हमारा राष्ट्र है, उसका कोई अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। वो क्या है, उसका कोई अपना कोई धर्म नहीं है और वो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, ठीक है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदाय राज्य की दृष्टि में समान ही होते हैं। भारत सभी धर्मों और धर्मावलंबित के समान अधिकार और उसके सिक्योरिटी का या संरक्षण का क्या करता है, उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से हम पंथ निरपेक्ष को लेकर चलते हैं। फिर बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, इससे क्या मतलब है? तो देखिए साथियों, लोकतंत्र जो है वो जनता द्वारा जनता के लिए तथा जनता का शासन है। और लोकतंत्र में शासन जो होता है उसका सूत्र जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं के हाथों में होता है और जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? तो वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है लोकतंत्रात्मक। अब बात करते हैं गणराज्य के बारे में। तो देखिए साथियों, इसके लिए पहले आप समझिए गणतंत्र क्या होता है, यानी रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक क्या होता है? तो देखिए साथियों, जनता किसको चुनती है? प्रतिनिधियों को अपने चुनती है, विधायक को, एमएलए को चुनती है। और ये किन्हें चुनते हैं? ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता नहीं कर रही है, ठीक है ना। जनता किनका निर्वाचन कर रही है? विधायकों का, एमएलए का, एमपी का। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कर रहे हैं? जनता द्वारा जो चुन के आए हुए प्रतिनिधि हैं, इनका जो गण है वो किसको चुन रहा है? राष्ट्रपति को। इसीलिए बोलते हैं गणतंत्र, और ऐसे राज्य को बोलेंगे गणराज्य। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि सॉवरेन क्या है, सोशलिज्म क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो साथियों, भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है और ये इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली का एक तरह से अंगीकरण किया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है, ठीक है। जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही क्या है, भाग है संसदीय व्यवस्था में, ठीक है। और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और यही कारण होता है कि चाहे कितने बड़े आईएएस बन जाओ, आपको जवाब देनी पड़ेगी मंत्रियों को, ठीक है ना। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। और ये जो विधायिका है जिसमें से जो मंत्रिपरिषद बना है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नम्यता और अनम्यता का अद्भुत समन्वय है हमारा संविधान। कैसे है नम्यता अनम्यता, होती क्या है? तो नम्यता अनम्यता कुछ नहीं है। नम्यता का मतलब है नरम, यानी कि नरम मतलब हार्ड। एक तरह से आप देखें नम्यता को लेकर के तो आप इसे समझेंगे कठोर और लचीला। ये दो शब्द आपके लिए
सटीक बैठेंगे कि एक तो आपका कठोरता और उसकी सरलता को लेकर के, ठीक है। तो 90 संविधान जो है वह होता है जिसमें आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और अनम्यता का मतलब है कि आपको अगर कोई संशोधन करना है तो बहुत मुश्किल से होगा वो, ठीक है, थोड़ा कठिन होगा। तो यही है नम्यता और अनम्यता। वास्तव में अगर देखें तो एक संघात्मक संविधान होते हुए भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान, ठीक है। भारत के संविधान में केवल कुछ अनुच्छेदों में ही हम संशोधन करना कठिन है, और ये जो अनुच्छेद होते हैं वो संविधान के संघात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मूल अधिकारों के बारे में। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें ये सब कुछ दिया गया है, और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह भाग अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, और भाग 3 के देखिए मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और अधिकांश मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, ठीक है। और कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकार राज्य की विधायी तथा कार्यपालिका शक्ति पर क्या करती है, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उनका निर्बंधन करती है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा कैसे हैं, इन्फोर्सिबल हैं, प्रवर्तनीय हैं। उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें लागू करा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है तो इनको आप किसके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी क्या करेंगे, इसका संरक्षण करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसा फंडामेंटल राइट्स होता है, ठीक है। और देखिए इसके लिए वे क्या कर सकते हैं, कुछ रिट होती हैं, वो अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ आदेश निर्देश लेख जारी करते हैं, तो उससे क्या होती है, आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा होती है, ठीक है। ये तो था हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि पॉइंट नंबर 6 के बारे में, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 के बारे में, पॉइंट नंबर 6 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। किसमें, भाग 4 में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। और इस भाग को सामाजिक तथा आर्थिक चार्टर यानी सोशियो इकोनॉमिक चार्टर कहा जाता है, ठीक है। इस भाग को क्या कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक चार्टर, ठीक है। ये देखिए इसके अंतर्गत होता क्या है कि मुख्य रूप से धन और उत्पादन के साधनों का न्यायोचित क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें। ऐसा किससे, क्या ये संविधान कहता है, राज्यों से कहता है भाई, ठीक है, कि भाई ऐसा करो कि धन और उत्पादन के जो साधन हैं उनका न्याय उचित वितरण करो और देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करो। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भी करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रयास, यानी कि बहुत ही आइडियल बातें इसमें कही गई हैं। तो एक तरीके से वो एक तरह का राज्य के लिए रोड मैप है कि आप इस दिशा में काम करिए। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी राज्य के ऊपर कि भाई आप उसको फॉलो करो, लेकिन एक तरीके से राज्य को एक दिशा दी गई है कि आप इस दिशा में कार्य कीजिए। लोगों की भलाई के लिए काम करना है, आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के काम करना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण इसलिए किया गया है कि वो एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये अच्छी विशेषताएं हैं, इसीलिए हम इसे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7, केंद्राभिमुख संविधान। इस टॉपिक से आप क्या समझे, तो देखिए साथियों, भारत के संविधान की ये महत्वपूर्ण विशेषता है, संघात्मक होते हुए भी, ठीक है, संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति होती कि नहीं होती, अभी हमने बात की थी। एक पावरफुल केंद्र की भावना जो है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से, ठीक है।
कहाँ से ली गई है? कनाडा का जो संविधान है वहाँ से ली गई है। और भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए एक मजबूत केंद्र बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, राज्यों राज्य बँट जाएंगे, ठीक है ना। हर राज्य कहेगा कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए। तो इसीलिए एक पावरफुल केंद्र की बहुत ज़रूरत थी। इसके अभाव में क्या होगी, राष्ट्रीय एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी ना, हो जाएगी। और आप इमरजेंसी में आप देखेंगे भी कि संघात्मक स्वरूप लगभग लुप्त हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है इमरजेंसी में। और वहाँ पर क्या होता है, एक एकात्मक संविधान रूप ले लेता है। तो ये संविधान बदलता रहता है अपने सिचुएशन के हिसाब से, कभी संघात्मक कभी एकात्मक सिचुएशन के हिसाब से, है ना। तो ये एक तरीके से केंद्र के पक्ष में भी झुक जाता है आपातकाल के समय में, इसलिए केंद्राभिमुख संविधान है ये, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान को किस तरीके से बनाया गया है कि सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। तो अब तो आपने समझ लिया होगा केंद्राभिमुख संविधान क्या है। फिर हम लेते हैं पॉइंट नंबर 8, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इससे क्या तात्पर्य है? तो साथियों, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है ही है। संघात्मक संविधानों में क्या होता है कि दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, ठीक है। कैसी होती है? दोहरी न्याय व्यवस्था होती है। वैसे तो अमेरिका में अगर बात करें तो संघात्मक संविधान के सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया जाता है, और वहाँ जो दोहरी न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है, एक संघ की और दूसरी राज्यों की। इसके विपरीत भारत के संविधान में संघात्मक होते हुए भी पूरे देश में कैसी न्याय प्रणाली है? एकल न्याय प्रणाली है। अगर आप देखेंगे तो जिला स्तर पर जिला न्यायालय होते हैं, फिर हाई कोर्ट वगैरह होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है हर राज्य में, लेकिन सबकी इस तरीके से सिचुएशन बनती है ना। तो अमेरिका की तरह नहीं है यहाँ पर क्या है, एकल न्याय प्रणाली है। अब हम बात करेंगे एकल नागरिकता के बारे में, ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करें तो भारत एक कैसा है, संघात्मक राज्य है, ठीक है ना। और यहाँ केंद्र शासन और राज्य शासन क्या रहते हैं, सह अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है। जहाँ केंद्र और राज्य आपस में कैसे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो संघात्मक संविधान में सामान्यतः दोहरी नागरिकता होती है। वैसे देखा जाए तो संघात्मक शासन में कैसी होगी, केंद्र की अलग नागरिकता होगी और राज्य की अलग होगी। लेकिन जैसे हमने एकल नागरिक वो देखा, न्याय प्रणाली देखी थी, ऐसी नागरिकता भी कैसी है, यहाँ पर एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सेंटर की अलग नागरिकता और राज्य की अलग हो, जैसे अमेरिका में होता है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक भारतीय की अपनी एक नागरिकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी एकल नागरिकता का समावेश किया गया है इसमें, ये भी एक विशेषता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, वयस्क मताधिकार। तो देखिए, देश का जो शासन है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो जनता होती है वो क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, संविधान प्रत्येक वयस्क को जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो, वो क्या कर सकता है, वो वोट कर सकता है और अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, विशेषता है। अब बात करते हैं हम मूल कर्तव्य का समावेश, पॉइंट नंबर 11। तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का जो प्रावधान पहले नहीं था, ठीक है। ये कब आया, 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 42वां, तब मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। और ये मूल कर्तव्य कहाँ से आए थे, रूस से लिए गए थे, यानी ठीक है, रशिया से लिए गए थे। तो शुरुआत में तो 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है। हालांकि ये बात दूसरी है कि 2002 के 86वें संविधान, ठीक है, 2002 के 86वें संविधान संशोधन में एक और शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो ये मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया है कि भाई, हालांकि केवल राज्यों का ही काम नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ नागरिक के भी कर्तव्य होते हैं। इस संविधान में कहा गया है कि भाई जब तुम फंडामेंटल राइट्स ले सकते हो तो कुछ ड्यूटी है कि नहीं तुम्हारी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज उनके ऊपर थोपी गई नागरिकों के ऊपर कि भाई तुम भी कुछ निभाओ, दोनों तरफ से बैलेंस बनाओ ना, जरूरत है कि नहीं है।
तो ये ज़रूरत थी, तो मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। फिर पॉइंट नंबर 12 क्या है? न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। आखिर ये क्या है? तो देखिए, न्यायिक पुनर्वालोकन की जो शक्ति होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, को ये शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि वे विधायिका द्वारा, ठीक है, विधायिका मतलब केंद्र सरकार के जो एमपी वगैरह जो बैठते हैं लोकसभा में वो, या राज्य में अगर बात करें विधानमंडल, ठीक है, तो जो विधायिका के द्वारा पारित जो कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं, वो ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये संवैधानिक रूप से सही भी है, वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, और अगर न्यायालय किसी विधि को मतलब लागू होने से पहले करने से इनकार कर सकते हैं, ठीक है, ये इनको पावर होती है। जो अगर अगर उनको अगर ऐसा लगता है कि ये संविधान के उपबंधों से अलग है, असंगत है, तो वो इसको नील एंड बॉड मतलब नील एंड वॉइड मतलब वॉइड कर सकते हैं, इसको एक तरीके से इनकार कर सकते हैं मानने से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और अपनी इस शक्ति के अधीन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो विधायिका द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के किसी उपबंध से असंगत होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अपने कानून पारित कर दिया तो हम बहुत बड़े वो हो गए। केंद्र सरकार अगर ये ऐसा सोचती है, लेकिन संविधान के संग छेड़खानी ना हो पाए, ये इसीलिए न्यायिक पुनर्वलोकन लाया गया था कि हो सकता है तब के संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि हो सकता है कि ऐसा कोई केंद्र में आ जाए जो तानाशाही दिखाना शुरू कर दे, जबरदस्ती कानून पारित करना शुरू कर दे। तो उनके ऊपर नकेल कसने के लिए न्यायालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसके पास ये पावर होनी चाहिए न्यायिक पुनर्विलोकन की, इसीलिए इसका समावेश किया गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी खूबसूरती से भारतीय संविधान में इन विशेषताओं का समावेश किया गया है। ठीक है साथियों, अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। अभी इतनी हमने चर्चा करी है, तो देखते हैं कि क्या हमारे जो प्रश्न हैं हम करने योग्य हैं कि नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि निम्नलिखित में से ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए, लिखित संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, तो ये आपको कैसे लग पा रहा है? तो देखिए, भारत का संविधान परिसंघीय है, तो देखिए संविधान लिखित और अनम्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सेंटर और राज्य की शक्तियों का वितरण, ठीक है, तो यही है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का वितरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। मैंने आपसे क्या कहा था? एकात्मक का मतलब क्या है? सेंटर की तरफ झुकाव। तो देखते हैं ऑप्शन को। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है और अखिल भारतीयों की सेवाओं के कारण। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी राज्य में IAS IPS आते तो केंद्र की तरफ से हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति होती है राज्यों में। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है? सेंटर की पावर को शो कर रहा है। जहाँ सेंटर की पावर शो होगी वहाँ एकात्मक दिखेगा। फिर हमने ऑप्शन बी देखा था कि कुछ स्थितियों में संसद और राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार। तो यानी कि संसद क्या कर रही है? राज्य में कानून आ रही है, तो ये भी अपनी क्या दिखा रही है? एक तरह की पावर दिखा रही है केंद्र की तरफ। तो केंद्र की तरफ पावर शो कर रही है, तो ये भी एकात्मक दर्शा रहा है। फिर ऑप्शन ए है कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ठीक है, केवल संसद ही जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ऐसा नहीं कि राज्य जो है वो संवैधानिक संशोधन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही ऑप्शन क्या दिखा रहे हैं? एकात्मकता को दर्शा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो देखिए, एकात्मक है या पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो देखिए, एकात्मक तो है ही नहीं है, दोनों का समावेश है। पूर्णतः संघात्मक भी नहीं है, ये भी गलत है।
अब देखिए आप जो फंसेंगे ऑप्शन सी और डी में फंसेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी कह रहा है कि भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो ऐसा कुछ नहीं है, संरचना तो पूरी इन्होंने संघात्मक करी है। संरचना आप अगर देखेंगे ना तो केंद्र और राज्य दोनों सत्ता संविधान से प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव है ना, जो आपकी कार्यपालिका है और विधायिका, ये सब क्या है, इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो संरचना तो इनकी कैसी बनाई है, संघात्मक बनाई है ना। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तब ये एकात्मक हो जाते हैं। तो भावना में तो एकात्मक है, संरचना में संघात्मक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, डी नहीं होगा। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप ऐसे प्रश्नों को हैंडल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। ये भी सही बात है भाई लिखित भी है, व्यापक भी है और प्रभुत्व संपन्न भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है। फिर भारत संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है। भाई फंडामेंटल राइट्स तो है ही है भारत संविधान में भाग 3 में। तो ये तीनों सही है, हमें ढूंढना क्या है, सही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन 4, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। भाई ये नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज तो बाद में शामिल की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति ने शामिल की थी। अभी हमने बात की ना 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। तो यही ऑप्शन गलत है। तो यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन सही है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सही बात है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है। भैया ये तो अमेरिका में है, यहाँ पे नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है। ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में वृद्ध होने का कारण क्या है? इतना बड़ा होने का कारण क्या है? तो देखिए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ये बात सही है। इसमें संघ और राज्य दोनों के सरकारों के संविधान शामिल होने की वजह से इसका आकार बड़ा हो गया भाई। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है या निर्वाचन आयोग है? तो ऑप्शन सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय अभिभावक के रूप में। आप कानून पारित कर दो, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा उनको नल एंड वॉइड कर लेंगे अगर वो असंवैधानिक होगा। तो एक तरीके से उसकी रक्षा करता है, वो रिट देता है ना, रिट आपके फंडामेंटल राइट्स की भी रक्षा करता है। तो एक तरीके से वो अभिभावक के रूप में कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता। देखो दोहरी नागरिकता तो है ही नहीं, यहाँ पर एकल नागरिकता है। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। देखिए शक्ति का एकीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य या राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से या राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा भारत की जनता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले जन्म लिया फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है। भारत संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा ए, दोनों सही हैं और दोनों आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपाल की, देखिए अब आप देखिए एकात्मक तत्व, ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो संघात्मक दर्शाता है, तो ये तो नहीं होगा। राज्यपाल की नियुक्ति, हाँ भाई, सेंटर जब राज्यों में नियुक्ति कर देता है राज्यपालों की तो दिखाता है कि सेंटर की पावर है, तो ये एकात्मकता को दर्शाता है, ठीक है, ऑप्शन 2। और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व आपको क्या लगता है, ये संघात्मक है या फिर एकात्मक है? तो दोस्तों राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये क्या दिखा रहा है, एकात्मकता को दर्शा रहा है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये आपको क्या कहते हैं, ये क्या दिखाता है, ये संघात्मकता दर्शाता है क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ना इसमें। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, हाँ भाई ये सही है, ये एकात्मकता दर्शा रही है क्योंकि सेंटर क्या हो रही है, सेंटर की तरफ पावर झुक रही है ना, तो ये आपका 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी इज राइटर, ठीक है, 2, 3, 5, ठीक है, क्योंकि द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखिए राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण पूछे गए हैं, तो ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, दूसरा है ये संस्थात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन होंगे वो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन ये चौथा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो देखिए चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे संसद हो, सब किसके अधीन है, संविधान के, ठीक है, और धर्म का तो कोई जगह ही नहीं दी है, पंथ निरपेक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम है? बिल्कुल नहीं। बहुत छोटा है? बिल्कुल नहीं। विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है और ये लिखित संविधान नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को? गलत। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को? गलत। ऑप्शन सी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और ऑप्शन डी है धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो भाई इसमें ऑप्शन सी सही है, निर्जातियों की कोई बात ही नहीं की है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य है, या इनमें से कोई नहीं है? अभी हमने बात ही की थी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी होगा। साथियों अभी हमने सारे एमसीक्यू कर लिए हैं जो कि गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए थे, और मुझे लगता है कि आपने भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया होगा। अगर आपके कितने बनते हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया। तो प्लीज़ साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही कंसेप्ट और ट्रिक के साथ वीडियो लाते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।